हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का 6th लेक्चर। इससे पहले हमने 5 लेक्चर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यदि आपने 5 वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th का फिजिक्स का वहां से प्लेलिस्ट ढूंढकर वहां से पढ़ सकते हैं। या कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर मैसेज करके आप फिजिक्स का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पण समीकरण किसे कहते हैं। अब दर्पण समीकरण को सिद्ध करेंगे हम। दर्पण समीकरण क्या है, दर्पण समीकरण क्या है, या कभी कभी इस प्रकार ये फॉर्मूला लिख देता है और कहता है इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ऐसे भी आपको कर देगा। दूसरा आता है आपके पास कि दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध, या तो आपको दर्पण समीकरण पूछ ले या आपको इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे कह दें कि गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध स्थापित कीजिए, या आपसे गोलीय दर्पण ना कहकर आपसे कह सकता है कि अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये 3 प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज्यादातर आपसे जो क्या कह देगा, दर्पण समीकरण कहेगा, या 90% चांस है कि आपको गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध स्थापित करने को पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेरिवेशन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो समझते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आएगा और इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएगा कि किस प्रकार हमें डेरिवेशन करना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। तो हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, तो हम देखेंगे क्या, हम लिख रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक दर्पण बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। तो ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, जिसका ये इतना तो आप जानते हैं, ये कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है जिसका ये मुख्य अक्ष है, जिसका ये ध्रुव क्या है, जिसका ये ध्रुव P है, मुख्य फोकस है F तथा वक्रता केंद्र C है। इतनी बात आप जानते हैं। हमने क्या कहा, एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का नाम भी आप रख सकते हैं, एक अवतल दर्पण का नाम भी रख सकते हैं, M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इतनी बात आपको समझ में आया है। उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, समझिएगा एक एक पॉइंट। तो यहाँ से एक क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती है। ये मुख्य फोकस है, इससे होकर चली आई, तथा द्वितीय प्रकाश किरणें क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट आती है। तब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये वस्तु था ए बी था ये वस्तु, और ये जस्ट इसके अपोजिट बनता है, तो इसको हम B' कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमने क्या आपको समझाया, हमने कहा हमने सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया जो क्या है, M1 व M2 अवतल दर्पण है, ठीक है। ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब मुख्य अक्ष पर एक AB वस्तु है, तो AB वस्तु से प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु का प्रतिबिंब कौन है, तो A', है। किसका प्रतिबिंब, तो AB जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात को आपको अपने से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, अपने आप ही इसको बताना है, अपने शब्दों में ही इसको बताना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो या तो आप अपने शब्दों में बता
लगा दीजिए या जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अपने रफ की कॉपी में लिखिए। आप लिखेंगे माना की करके आप लिखेंगे माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। तब वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती है तथा द्वितीय प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब A' B' प्रतिबिंब कहलाता है। तो आशा करते हैं कि इतनी बात को अपने शब्दों में आप लिख लेंगे या आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं या अंत में हम बताएंगे कि कैसे आपको इसका नोट्स भी मिलेगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। फिर भी आपको जितना समझ में आए इस फिगर को बनाइएगा और इसको बताइएगा, भले ही टाइम लगे पर एक एक पॉइंट्स को हमको समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट दे देते हैं उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना हो, इसी वीडियो में कंफर्म हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आपको एकदम एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करिएगा, उसके बाद इसको नीचे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। तब जाकर आप यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तब आप लिखेंगे, यहाँ से आप कह सकते हैं गणना हम करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट। तब आप अगर ध्यान देते हैं तो ये A' B C, ये अगर आप त्रिभुज देखते हैं ABC, समझिएगा A B C ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज X के सामने है A' B' C। इस त्रिभुज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, ABC और यहाँ पे A' B' C। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C आपस में समरूप है, ठीक है। तो जब त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी सामान्य होता है। मतलब इसका जो लंब होगा इसके लंब के क्या होगा, अनुपातिक के बराबर होगा। तो इसका लंब क्या है, मतलब A' B है, ये एक लंब है, तो A' जो B होगा, सॉरी AB होगा, वो इसके A' B के इस त्रिभुज के लंब के अनुपात होगा, ठीक है। तो ये A' B हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका लंब। उसके बाद इसका आधार ले रहे हैं AC जो होगा वो A' C के इसके आधार के बराबर हो जाएगा। तो हम AC = A' C हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए हमने इसका AB लिया तो इसका हमने A' B लिया, उसके बाद A80 लिया तो इसका हमने A' C लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ से यदि हम इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हम Q ले लेते हैं, इसको हम M मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसे ही मान लिया, ठीक है। जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो हम इस प्रकार मानते हैं कि ये अगर हम इसको लकीर को खींचे तो हमने इससे क्या मिला, क्यों हमने खींचा, क्योंकि हम देख रहे हैं तो एक ये त्रिभुज मिला है QFM, एक ये त्रिभुज मिल रहा है और दूसरा त्रिभुज A' B' F, ये आपको दो त्रिभुज मिल रहा है। और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। कौन है, QMF, ये एक त्रिभुज है और दूसरा A' B' F, ये दोनों आपस में समरूप है कि नहीं है। तब हम लिखेंगे, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट्स को हम समझते हुए चलेंगे। तब हम लिख रहे हैं, तब त्रिभुज QMF समरूप है किसके, A' B' F के, ठीक है। आप लिख लेंगे कि त्रिभुज QMF तथा A' B' F आपस में समरूप हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, या संकेत रूप में आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। PDF आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इतना हमने लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब इसका यदि दोनों ये त्रिभुज समरूप हैं तो QM जो होगा वो A' B के समान होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे QM जो होगा वो क्या हो जाएगा, A' B के समान हो जाएगा,
जिस प्रकार इधर हमने किया उसी प्रकार इधर हम लिखेंगे। उसके बाद ये MF जो होगा वो A' के बराबर हो जाएगा, तो MF जो होगा वो A' के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इतनी बात हमने कर लिया। अब यदि ये दर्पण का दो द्वारक होता है, द्वारक तो आप समझ रहे हैं ना, तो दर्पण का द्वारक यदि छोटा होता है, ये कंडीशन को आपको याद रखना है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है ना, तो जो QP जो होता है, ध्यान दीजिएगा, QM जो होता है, QM वो A' मतलब AB के समान होता है, मतलब आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। QM की जो क्या है लंबाई है वो AB की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं दोनों समान है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो QM है वो AB के समान है, QM जो है वो AB के क्या है, सामान्य है। इसको आपको एक याद रखना है। और दूसरा एक और याद रखना है कि आप ध्यान देंगे तो P से F तक की जो दूरी होती है वो M से F तक की दूरी के बराबर हो जाता है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो जो MF जो होगा ना, MF ध्यान दीजिएगा, MF हम लिख रहे हैं, तो MF की जो दूरी होगी वो P से F तक की दूरी के बराबर हो जाएगा, P से F तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है, इसको आप लोगों को मानना है। ये आप लिखेंगे लगभग। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तब। तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे इसको क्यों ऐसा किया गया, तो इसको करने का मकसद है कि जो यहाँ पे QM जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम AB लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे, तब हम QM की जगह पे AB लिख देंगे, तो AB हमने लिख दिया, A' है तो A' हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये MF है तो MF की जगह पर PF लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर है तो A' हमने लिख दिया। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण सेकेंड ले लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, तो क्या आपको कुछ समान दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से, आपको कुछ समान दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको देखे होंगे ध्यान से तो आपको समान कुछ दिखाई दे रहा होगा। इधर देखेंगे AB बटे A' है और इधर भी देखेंगे तो AB बटे A' है। ठीक है, तो ये दोनों मान बराबर हैं। तो जब दोनों मान बराबर होते हैं तो यदि हम घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तब ये दोनों को हम घटाते हैं तो ये दोनों हट जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, इसके बराबर मतलब AC बटे A' जो होगा वो PF बटे A' के बराबर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, AC जो होगा वो A' बराबर क्या हो जाएगा, PF बटे A' के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात आपने समझ लिया ना, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान यहीं से आपको देना है, यहाँ से बहुत से लड़के मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्या ध्यान देना, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये A से C है, तो AC कहाँ पर है, तो A 80, मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी पूछी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी पूछी जा रही है। तो आप कैसे इसको कर सकते हैं, P से H में से, मतलब यहाँ से यहाँ में से आप यहाँ से यहाँ तक को घटा देते हैं तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। मतलब PA में से PC को घटा देंगे तो आपको बीच की दूरी मिल जाएगी ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे PA में से PC की दूरी हम घटा देंगे, PC की दूरी घटा देंगे तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। मान लेते हैं आपको इतनी दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 10 है, ठीक है, तो और यहाँ से P से C तक की दूरी यदि 7 है, तो यदि हम 10 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ तक की 3 दूरी मिल जाएगी ना, यहाँ से 3 दूरी हो जाएगी। तो इसको हमने ऐसे निकाल दिया। कैसे निकाला हमने, PA में से PC को घटा दिया तो आपको वो दूरी मिल गई। एक एक पॉइंट्स को हम समझते हुए चल रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। उसके बाद A' है तो A' से C, मतलब ये आपको दूरी पूछा जा रहा है। तो PC में से
पी ए डैश को घटा देंगे तो हमें ए डैश सी की दूरी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे पी सी में से माइनस करेंगे पी ए डैश। यहाँ पे बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमें ए डैश सी की दूरी पूछा गया है, ए डैश सी, तो इतनी दूरी चाहिए, तो पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी। तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद पी एफ है, तो पी एफ यहाँ से यहाँ तक है, तो पी एफ को हम पी एफ रहने देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछा जा रहा है, ए से ए डैश से एफ तक की, तो हम पी ए डैश में से पी एफ को घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो पी ए डैश में से हम कितना घटाएंगे, पी एफ को घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि मैं यहाँ से P से A तक की दूरी पूछूं तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, किससे? तो हम जानते हैं यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। तो P से A तक की दूरी जो होगा, P से A तक की दूरी होगा वो U होगा कि नहीं। अब माइनस में हम U लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इधर जो भी हम दूरी लेते हैं उसको हम माइनस में लेते हैं, मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी U होता है, निगेटिव होता है, और इधर जो दूरी मापते हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं। तो हम इधर माप रहे हैं और ये वस्तु की दूरी है, तो P से A तक की दूरी को हमने U ले लिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, P से C तक की दूरी को हम वक्रता, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो PC का जो दूरी हो जाएगा PC वो माइनस आर हो जाएगा क्योंकि इधर हम दूरी माप रहे हैं। उसके बाद P से A डैश की दूरी, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस U लेते हैं, तो P A डैश को हम क्या लेते हैं, माइनस भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद P से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी को हम क्या, ये फोकस दूरी है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो जाएगी, तो P से F तक की जो दूरी होगी वो माइनस F हो जाएगी। ये बात हमने इतना जान लिया। तो इस जो इतना मान है इसको आपको याद रखना है, यही मान से हम आगे सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ये बात आप समझ रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक U, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, यहाँ से A डैश तक की भैया ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो इसको हमने माइनस भी से दर्शाया, और यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है तो इसको हमने स्मॉल f से दर्शा दिया। आशा करते इतना समझ रहे होंगे। और दूसरा एक और फॉर्मूला आपको याद रहना है कि जो R होता है वो 2f के बराबर होता है, ठीक है। r जो होता है वक्रता त्रिज्या, इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं या कैपिटल R भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल जो r होता है वो 2f के बराबर होता है, तो इसको आपको याद रखना है। ये लगभग मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जगह बचेगा तो आगे हम सॉल्व अतिरिक्त कर पाएंगे। अब ये सभी मान को हम इसमें पुटअप करते हैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान देकर आपको समझना है। PA है तो PA का मान है U, तो माइनस हम U रखते हैं, तो सबसे पहले माइनस U रखेंगे। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। PC, तो P से C तक क्या है, R है, तो माइनस R हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे PC है, तो PC कहाँ है, PC है माइनस R, तो हमने फिर से माइनस R लिख दिया। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस दिया। उसके बाद P A डैश है, तो P A डैश क्या हो जाएगा, माइनस भी है, तो माइनस भी हमने लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू हम देंगे। उसके बाद PF है, तो PF का है माइनस F है, तो माइनस F हमने लिख दिया। उसके बाद ध्यान देंगे तो P A डैश, तो P A डैश यहाँ पे P A डैश इक्वल टू माइनस भी है, तो माइनस भी हमने लिख दिया, माइनस भी रख दिया। उसके बाद P A डैश के बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया। PF है, तो PF का यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे माइनस F है, तो इसको हमने माइनस F लिख दिया। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आपने समझ रहा होगा। देखिए इसको बस केवल हमने यहाँ से सभी मान को इसमें रखा हुआ है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है ये तो माइनस U हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये माइनस R हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर माइनस F हो जाएगा और ये माइनस भी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस F हो जाएगा।
इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला, आप इस फॉर्मूले को हमने बताया था कि r = 2f हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब फोकस दूरी पढ़ाया गया था तो उसमें हमने बताया था। तो r की जगह पर हम 2f लिखेंगे, तो यहाँ पर u है और प्लस हम 2f रखते हैं, 2f। फिर से यहाँ पर भी -2f लिखेंगे, फिर से प्लस v = -f, ठीक है। यहाँ पर v + f, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब आपको थोड़ा सा, या यदि दोनों बराबर होता है तो तिर्यक हम गुणा करा लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हम कराएंगे, ठीक है। तो जब तिर्यक गुणा कराते हैं तो आपको पता होगा, यदि हम इसका इसमें गुणा कराते हैं तो गुणा तो आपको आता होगा ना, तो f का f में गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2f² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2f² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस भी में प्लस भी से गुणा हो जाएगा, मतलब ये दोनों गुणा करेंगे तो -f भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। इसका माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। f में गुणा हो गया तो f² हो गया, और v में f का गुणा हुआ तो -f भी हो गया। उसके बाद अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, vu हो जाएगा। फिर से ये प्लस में गुणा हो जाएगा तो 2f भी हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों आपस में गुणा कराएंगे तो fu हो जाएगा, और प्लस ये दोनों गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2f² हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ध्यान देंगे तो इधर 2f² है, इधर भी 2f² है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2f² से 2f² कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर ये भी प्लस में है। यदि हम इसको इधर भी ले आते तो ये माइनस में हो जाता है, ये प्लस में होता तो कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों प्लस प्लस में है तो कैंसिल हो गए। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये सब बेसिक बातें हैं जो क्या है मैथ्स का, तो इतना तो आप जानते होंगे। अब ध्यान देंगे -f भी है, और इधर माइनस का ध्यान देंगे तो इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, f भी है, इधर प्लस में f भी है, तो इस प्लस को हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर -f भी इधर पहले से है, और इस प्लस वाले को हम इधर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f भी। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ये हमने क्या किया था, अभी पकड़ में आ गया। देखिए ये माइनस माइनस क्या हुआ था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो u भी हमने लिख दिया। दूसरा आता है तो ये -2f में गुणा कराएगा, तो ये प्लस माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस न होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। देखिए इसी तरह मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 2f भी हो जाएगा, तो 2f भी, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात, तो ये हमने इधर मंगा लिया, उसके बाद ये क्या बचा, vu बचा, और उसके बाद -fu बचा, तो ये इतना हमने लिख दिया। एक एक पॉइंट्स को आपको समझते जाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप ध्यान देते हैं तो इसमें ये 1 है और ये 2 मात्रा में है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा क्या, u भी बचेगा, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में है, तो ये घट गया, तो u भी, f भी बचा कि नहीं, f भी इधर बचा vu और -fu बचा, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, u भी तथा f से भाग देने पर, यदि दोनों पक्षों में हम u भी तथा f से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, f भी बटे u भी f। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो समझते जाइएगा। ये u भी f, फिर से इधर भी हम भाग देंगे, f u में u भी f। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए इधर f से f कैंसिल, ये भी है तो भी से भी कैंसिल, तो यहाँ पे केवल u बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी u है तो भी से भी कैंसिल, u से u कैंसिल, इधर केवल f बचा। उसके बाद f से f कैंसिल, u से u कैंसिल,
तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी बचा। अब आप ध्यान देंगे तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हमने लिख दिया, और उसके बाद नीचे क्या है, u है तो u हमने लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू हम देंगे, उसके बाद ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हमने लिख दिया, और नीचे f बचा है तो f हमने लिख दिया। उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस हमने दिया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और उसके बाद नीचे क्या है, v बचा हुआ है तो हमने v को लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यही तो आपका दर्पण सूत्र है ना, यही तो आपका दर्पण सूत्र है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ इसी पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ पर 1/u है इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इतना है, ठीक है। मतलब 1/u इक्वल टू क्या है, 1/f माइनस 1/v है। अब आपको इसी को सीक्वेंस में करना है, इसी को आपको सीक्वेंस में करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यदि हम इसी को सीक्वेंस में करते हैं तो ये 1/, इसको हम इधर भेजते हैं तो ये माइनस में इधर प्लस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/u प्लस 1/v। तो यही तो आपका दर्पण सूत्र है ना। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, यहीं पर आपका प्रूफ हो गया है। या तो आप इतना लिख दीजिए, या आप इसी को सीधा करके आप ऐसे जो हमने इतना समझा कर यहाँ पे लिखा, इसी को आप डायरेक्ट यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या आपको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/v प्लस 1/u भी लिख सकते हैं। तो यही आपका दर्पण सूत्र है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। हमने बेसिक बातें यहाँ पे क्यों बताया इतना, क्योंकि आपको समझ में आए। एक ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, उनको समझ में नहीं आता है, मैं सबके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इस पॉइंट्स को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जस्ट ऐसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए ले लिए हैं, ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। वहाँ से पहले सीक्वेंस में बेसिक टू हाई पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद अच्छे से स्टडी करूँ, उसके बाद अच्छे से हमें तैयारी करा दिया जाए, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, तो सब आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक टू हाई पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो पढ़ने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लास 10th का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का ढूंढ लीजिए, तो वहां से पढ़ाई कर लीजिए। परंतु मैं जानता हूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि किस प्रकार हम पढ़ें, उनको कुछ नहीं पता है। तो आपके लिए आप क्या कीजिए, एक नीचे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप लिंक प्राप्त कर लीजिए। आप देखेंगे केवल क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक। तो वहां पे हमें हमारे जो टीम के सपोर्टर हैं वो आपको क्या कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक देंगे। तो वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके बेसिक टू हाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 6th लेक्चर है, इससे पहले 5 लेक्चर हैं, तो उसको आप पढ़ते हुए आएंगे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में। तो आशा करते हैं इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक टू हाई आपको समझ में भी आएगा। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए चाहते हैं, तो यहाँ इस नंबर पर आप मैसेज करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इतना कम हमने रुपए रखा है, कुछ रुपए आपको पे करके नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाते हैं मार्केट में घूमने, जितना आप खाते हैं उससे बहुत ही कम प्राइस में हमने आपको नोट्स दिया है पूरे 1 वर्ष के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो इतना वो भी हम लेते नहीं, परंतु ले रहे हैं कि जो आपके टीम के सपोर्टर हैं, जो आपको इतना जो व्हाट्सएप पे आपको सभी बातें सुनते हैं, ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए बस केवल वो है, क्योंकि वो तो फ्री में रहेंगे नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।